नमस्कार। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि एचएस क्या है, उसके एग्ज़ाम कैसे होते हैं, कितने प्रारूप में होते हैं, कितने स्टेप में होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, पेपर की ड्यूरेशन क्या होती है, ठीक है। और सिलेक्शन के लिए कितने मैक्सिमम नंबर होते हैं, उसमें से कट ऑफ कितने की कैसे आप निकलती है, वो मैंने आपको सब बता दिया। आज की जो मेरी क्लास है वो आज की क्लास किस पे फोकस है कि एचएस के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। एचएस के एग्जाम की तैयारी कैसे करें, यह है आज का विषय, आज का टॉपिक। मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को जानने के लिए, जब उसके बारे में डिटेल से पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। और जब बेसिक आपका सही है तभी जाके आपको उसकी जो है नॉलेज हो सकती है, तभी आप उसको समझ सकते हैं, अदर विषय को आप पढ़ सकते हैं, उसके आगे की डिटेल पढ़ सकते हैं। तो बेसिक को क्लियर करने के लिए सबसे पहले एचएस का एग्जाम हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबसे पहले आपको उनका बेस आपको क्लियर करना पड़ेगा। बेस आपका मजबूत होना चाहिए और बेस को मजबूत करने के लिए पहला जो स्टेप है आपका वो है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। और एनसीईआरटी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको सारे क्लास की एनसीईआरटी अपने पास रखनी पड़ेगी। 6 से 12वीं तक, छठी से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी और छठी से 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, तब आप तैयारी करने बैठिए। और एनसीईआरटी कौन कौन से सब्जेक्ट की, जैसे आपके विषय में अगर सब्जेक्ट आते हैं तो आते हैं आपके इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और सामान्य विज्ञान। ये कुछ विषय है जिनकी आपके पास एनसीईआरटी होना आवश्यक है। और इनकी एनसीईआरटी जैसे मान लीजिए इतिहास के लिए, वैसे तो आप हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो आप 6th क्लास से +2 तक की एनसीईआरटी, छठी क्लास से 12वीं तक की एनसीईआरटी आपके पास हिस्ट्री की होनी चाहिए। अगर छठी से 12वीं तक की आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप +1 +2 की एनसीईआरटी अपने पास रख सकते हैं, जिसमें आपके इतिहास का जो विषय है, अगर आपके पास +1 +2 का इतिहास का विषय है तो उसमें आपके पास 4 बुकलेट होगी। 4 बुकलेट में कौन कौन सी होगी, एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत और विश्व की का इतिहास, विश्व का इतिहास, ठीक है। दूसरा आता है आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल की एनसीईआरटी अभी आपको क्या लेनी पड़ेगी, 6th से +2 तक की। इसमें आपको ज्योग्राफी से संबंधित सभी विषयों के बारे में बेसिक से जानकारी मिलेगी। जितना भी ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे उसका जो बेस है वो सारा का सारा इस एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये एनसीईआरटी पढ़नी आपकी आवश्यक है। तीसरी आपकी 9th
अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी है 9th और 10th की। इसमें आपको 2 एनसीईआरटी आती है, माइक्रो और मैक्रो एनसीईआरटी आती है ज्योग्राफी की, तो आप इसको डिटेल से समझने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। एक एनसीईआरटी आती है आपकी 9th और 10th की, और इनको आपको मार्केट से लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी आपकी आती है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए आपको 8th से 10th तक की एनसीईआरटी लेनी आवश्यक है। 10th से 8th तक की, 9th तक की, 8th से 10th तक की एनसीईआरटी आपके लिए आवश्यक है, जिसमें सभी विषयों के बारे में डिटेल से जानकारी होगी, ठीक है। और सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में अगर देखा जाए तो इसमें 2 क्लास की एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एक तो आपकी 9th की और दूसरी आपकी 10th की, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के विषय है, और एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी ही चाहिए। और एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ने के लिए सिर्फ एक बार पढ़ने से जो है एनसीईआरटी क्लियर नहीं होगी, आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। आपको एनसीईआरटी कम से कम 4 बार, और ज्यादा जितने बार भी आपको लगे कि मेरे कंसेप्ट, मैं कभी किसी विषय पे अटक रहा हूं, फंस रहा हूं, तो आपको उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी दोबारा से पढ़नी होगी, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का विषय है, ये आपका बेसिक विषय है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये तो था एनसीईआरटी की एग्जाम की, एचएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। सबसे पहला पार्ट आपका एनसीईआरटी आता है। दूसरा जो आपका पार्ट आता है तैयारी करने का, दूसरा जो पार्ट है आपका तैयारी का, जो विषय है वो है आपका समसामयिकी। दूसरा विषय है समसामयिकी। समसामयिकी का मतलब होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अपडेट रहना ही होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में जो समसामयिकी मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसके लिए आपको मैं 2 रिसोर्स बताऊंगा, लेकिन उसको आपने कंटिन्यू करना है। और वो रिसोर्स क्या है? एक तो आपको नियमित समाचार पत्र पढ़ना पड़ेगा। पहला, नियमित समाचार पत्र। कोई भी समाचार पत्रिका आपको अपने पास रखनी ही पड़ेगी। रोज आपको उसके लिए 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके आपका समाचार पत्र जो है वो क्लियर होगा। आजकल क्या करते हैं बच्चे, देखते हैं तो पेज पलटते रहते हैं, मेन हेडिंग देखते हैं, ये नहीं देखते कि इसके अंदर लिखा क्या है। क्योंकि जब कोई चीज लिखी जाती है, कोई आर्टिकल लिखा गया है, तो उस आर्टिकल के अंदर कुछ रिलेवेंट चीजें लिखी गई होती है, और वो रिलेवेंट चीजें कहां से लाते हैं, वो ऑथेंटिकली चीजें होती है, और वो रिसर्च करके वो देखते हैं कि भाई इसके अंदर चीजें क्या है। चाहे वो राष्ट्र की कोई समस्या के बारे में हो, किसानों का इशू हो, बच्चों का इशू हो, या कोई नशे से संबंधित हो, या इंटरनेशनल कोई मुद्दा हो, उसका आर्टिकल आता है, तो उसके बारे में डिटेल से आती है चीजें। तो आपको ये समाचार पत्र पढ़ना पड़ेगा। और नियमित समाचार पत्र में हिंदी का भी आता है न्यूज़पेपर, और अंग्रेजी का भी आता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आपको, अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है, तो आपको न्यूज़पेपर में इंग्लिश का प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपकी इंग्लिश के प्रति आपकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी, और इंग्लिश के प्रति आपकी रुझान भी बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि वो इंग्लिश का जो कंपल्सरी पेपर आता है, जो फर्स्ट पेपर आता है, उसमें भी आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, ठीक है। तो ये तो आपका समाचार, नियमित समाचार पत्र कुछ भी हो सकता है, द ट्रिब्यून हो सकता है, और आपका द हिंदू भी हो सकता है। कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ लो,
और उसका आर्टिकल जरूर पढ़ना है। उसके लिए 30 से 40 मिनट आपको निकालने पड़ेंगे, बाकी 30 से 40 मिनट दूसरे पेपर को पढ़ने में, जो बाकी डिटेल्स है उसको पढ़ने में देना पड़ेगा। और जो उसके वर्ड मीनिंग है उसके ऊपर खासकर फोकस करना है, ठीक है। और उसको एक नोट करना है, उसको नोटबुक पे नोट करना है और रिवाइज करना है उसको, ठीक है, उसको भी याद करना है। इससे आपकी वोकेबुलरी भी बहुत सारा क्लियर हो जाएगी। दूसरा जो समसामयिकी के लिए है, वो दूसरा हथियार है आपका नियमित मासिक पत्रिका। मंथली मैगजीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको मंथली जो है वो मैगजीन आपको रीड आउट करना पड़ेगा। मंथली मैगजीन में आपको क्या रहेगा कि नए व्यक्तियों की नियुक्ति, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की डेथ हुई हो, ठीक है, या कहीं पर कोई चीज, किसी का निर्माण हुआ हो। बहुत सारी ऐसी चीजें जो समाचार पत्रों में आप मिस कर जाते हैं, तो आपको नियमित मासिक पत्रिका में वो आपको डिटेल से मिल जाएगी। जैसे हमारा अभी नया संसद भवन बना है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको मैगजीन न्यूज़पेपर में मिल जाएगी, लेकिन मैगजीन में उसके बारे में अच्छे से मिल जाएगा कि इसके वास्तुकार कौन है, कितनी की सीटिंग है, ये सब चीजें आपको कहां से पर्याप्त मिलेगी, जब नियमित मासिक पत्रिका आप पढ़ेंगे। और नियमित मासिक पत्रिका में आपके आते हैं जैसे योजना, क्रॉनिकल, और साइंस से संबंधित कोई भी एक पत्रिका। पीडीपी आती थी पहले, प्रतियोगिता दर्पण, लेकिन अब आती नहीं है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लिए और भी बहुत सारी चीजें आती है, क्या बोलते हैं, मासिक पत्रिका निकलती है। जैसे आपका क्या बोलते हैं, उसके लिए हिमाचल से संबंधित करंट अफेयर्स आता है आपका, उसको भी आपने नियमित रूप से पढ़ना है, तो ये भी आपके काम आएगा। तो ये तो थे आपका पहला एनसीईआरटी, दूसरा समसामयिकी जो कि करंट अफेयर से संबंधित है आपके। तीसरी जो चीज है कि आपको और क्या अपडेट करना है, कहां पर आपने पढ़ाई करनी है। देखो, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि पैटर्न कैसा है, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस किसका करना पड़ेगा, प्रीवियस पेपर का। जितने भी प्रीवियस पेपर है, मान लीजिए आपने एचएस की तैयारी करनी है, तो आपको 3 प्रीवियस पेपर लेने पड़ेंगे। 3 कौन कौन से, एक तो एचएस का, दूसरा एलाइड का, और तीसरा एनटी का। ये 3 प्रीवियस पेपर आपने लिए पिछले 10 साल के। पिछले 10 साल के अगर आपने 10-10 पेपर ले लिए तो 30 पेपर बन जाएंगे। और इसके एग्जाम, इसके जो है प्रश्नों की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग रहती है, ठीक है। अप्रोक्स आप देख लोगे 30 में से 30 पेपर में आपके कम से कम 500 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 500, इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस पे गौर करेंगे, जब भी आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हो तो उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे उसके 4 ऑप्शन हो गए, भले वो उस प्रश्न का आंसर नहीं होगा, लेकिन वो फालतू में ऑप्शन फालतू में नहीं होगा, वो उसका भी कोई उद्देश्य होगा, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। या फोन के माध्यम से आपके पास रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, तो उससे भी आप देख सकते हो। हमारी क्लास आएगी तो हम भी, आप जितना हमसे हो सकेगा हम आपको करवाएंगे। लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं उसके ऊपर गौर करना है। मैं अपने बच्चों को जब मैं क्लास करवाता हूं, मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूं इस विषय पे कि प्रीवियस पेपर आप हमेशा करिए। इससे आप क्या करोगे, आप साल भर पढ़ते रहोगे, प्रीवियस पेपर नहीं करोगे, एग्जाम में जाओगे तो आपको पता ही चलेगा। ये सोचोगे यार ये तो पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, कहां हाँ है कहां नहीं है, ये ध्यान नहीं है, तो आप पेपर आप फेल कर जाओगे। इसलिए प्रीवियस पेपर पर आपको ध्यान देना ही आवश्यक है, और देना ही होगा अगर आपने एग्जाम क्रैक करना है। देखो, कुछ चीजें हमें एक्सपीरियंस से सीखने को मिलती है। मैं चाहता हूं आप वो एक्सपीरियंस ना ले,
ठीक है, जो हम लोगों ने लिया, आप लोग एक्सपीरियंस ना ले, आप जो हम बताते हैं उसको आप गौर से सुने और उसके ऊपर गौर करें, ठीक है, और गौर करें और पढ़ाई करें, ठीक है। तो ये तो था आपका 10 साल के प्रीवियस पेपर। एक चीज और है, वापस आ जाता हूं एनसीईआरटी विषय पे। एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ते हो तो हर एनसीईआरटी में एक चैप्टर होता है, चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखनी है, राइटिंग प्रैक्टिस, लेखन अभ्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लेखन अभ्यास। लेखन अभ्यास में आप क्या करते हो, जब भी आप जीएस का पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें जब भी आप लिखोगे, एनसीईआरटी के पीछे कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसको आप लिखोगे तो आधे क्वेश्चन आधे फैक्ट आपको उसी में याद हो जाएंगे, आपको अलग से फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं, उसी में फैक्ट याद हो जाएगा। कैसे फैक्ट को करेलेट किया गया है वो भी आपको तभी आपको जानकारी मिलेगी जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे। और लिखने की प्रैक्टिस में देखो, कुछ लोग ज्यादा हुआ करते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ एक बात पर फोकस करूंगा कि प्रत्येक दिन 1.5 घंटा, प्रत्येक दिन 1.5 घंटा आपने अपने लिखने के लिए देना है। कि आप कुछ भी लिखो, ऐसे लिखो, आर्टिकल उतार दो या कोई क्वेश्चन कर दो, एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन होते हैं वो कर दो, आप लिखो, आप लिखने से मत चूको। जितना आप लिखोगे आपकी स्किल बढ़ेगी, एक तो राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी और आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि पेपर 3 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप सोचने की क्षमता आपकी लिमिटेड होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या सोचना है क्या लिखना है। उस समय ये लगता है कि बस मैं लिखता जाऊं, पेन ना उठे, तब जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर। और मोस्ट ज्यादा लोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा फेल जो है किसमें करते हैं, मेंस के एग्जाम में करते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, पूरा साल भर आप फ्री में फोकस करते हैं लेकिन लेखन शैली में कोई भी विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है और दोबारा से शुरू करनी पड़ती है तैयारी, बेसिक से एनसीईआरटी से करनी पड़ती है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो ये आपको करना है। और एक बात और तैयारी करते हुए एक विशेष ध्यान और रखना है, जिस भी कोचिंग की क्लास आप कर रहे हो, ठीक है, जिस भी कोचिंग की क्लास कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, उसको कंटिन्यू करो। ऐसा कोई भी संस्थान, ऐसा कोई भी अध्यापक नहीं होगा जो आपको गलत बताएगा, ठीक है। लेकिन रेगुलेटरी होनी चाहिए, आपको कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप रेगुलर रहोगे तब आपको चीजें समझ आएगी। ऐसा नहीं है कि आज 6 घंटे की क्लास की, कल 2 घंटे की परसों किसी और, परसों किया ही नहीं, फिर 4 दिन बाद सोचोगे आज तो पिछले पूरे दिन की कसर निकालूंगा जो छोटा हुआ, तब तैयारी नहीं होती है, तब तैयारी नहीं होती है, ठीक है। तैयारी करने का एक ग्राफ होता है, तैयारी करने का ग्राफ जिंदगी के ग्राफ के एकदम अपोजिट होता है। आप कभी देखना कि जब भी हॉस्पिटलाइज होता है कोई, तो वहां पर एक मशीन लगी होती है जिसमें ऐसे जो है इंडिकेशन चले होते हैं, ऐसे इंडिकेशन चले होते हैं। तो जब ऐसी चीजें चली होती है तो क्या प्रूफ होता है कि आदमी जिंदा है, इसकी सांसें चल रही है। जब लाइन ऐसी आती है, मान लो आदमी डेड है, खत्म हो गया, ये तो है लाइफ का सवाल। अब पढ़ाई का सवाल और करियर का सवाल आएगा तो आपको अपोजिट करना पड़ेगा। अगर आपने स्टडी किया, आज इतनी की, कल इतनी की, आज 4 घंटे की, कल की 1 घंटे की, परसों 4 घंटे की, दूसरे दिन 2 घंटे की, यहाँ 6 घंटे की, यहाँ 3 घंटे की, यहाँ 8 घंटे की, यहाँ कुछ किए ही, यहाँ सो गए संडे को, फिर तैयारी नहीं होगी। तैयारी का जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। आप चाहे 4 घंटे पढ़ो, चाहे 6 घंटे पढ़ो, चाहे 7 घंटे पढ़ो, पर जो आपने टाइमिंग फिक्स किया है वो आपने मेंटेन रखना है, वो अपने मेंटेन रखना है, डेडिकेशन लाओ अपने अंदर। क्योंकि जिस चीज की, जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं,
उम्र निकल जाती है, लोग प्रमोट होके वहां पहुंचते हैं, आप वहां एंट्री मार रहे हो जहां पर लोग रिटायर्ड होते हैं, तो आपको सेक्रीफाई भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो एक चीज और तैयारी करते हुए एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। तैयारी करते वक्त एक चीज और मैंने बोल दिया, आपको प्रीवियस पेपर लगाना है, एनसीईआरटी कंटिन्यू पढ़नी है, समसामयिकी के लिए आपको मैगजीन और न्यूज़पेपर जरूरी पढ़ने हैं। दूसरी बात आपको और बताई कि आपको अपना टाइम टेबल फिक्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी तैयारी में ग्रहण लग सकता है। और ये ग्रहण कब हटेगा? जब उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दोगे। मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी अगर मैं बोल दूंगा कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट सारे ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, तो आप समाज से जुड़ नहीं पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा समाज में क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही है, लोग किस विषय पे कौन सा व्यू देते हैं, कितनी लोगों की समझ बढ़ रही है, कौन अच्छे, कुछ लोग अच्छे कोटेशन दे देते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें बताते हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज के लिए स्पेसिफिक टाइम निकालो और रूटीन रखो, रूटीन रखो, 24 घंटे का रूटीन, 24 घंटे का रूटीन। बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा 24 घंटे का रूटीन, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, ये स्टूडेंट का रूटीन है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो घर में बेचारे काम कर रहे, पेरेंट्स काम कर रहे हैं, उनको छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। आप घर से दूर हो, आपको सिर्फ किस लिए रखा हुआ है? पढ़ाई के लिए रखा हुआ है। पर फिर भी आपको अपना टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा। टाइम टेबल कैसा फिक्स करना पड़ेगा? अगर 8 घंटे सोते हो, कोई बात नहीं, आप 8 घंटे सो, खाना पीना, घूमना, मूवी देखना, सफिशिएंट टाइम 8 घंटे। कंजूसी नहीं करनी, लेकिन यहां आप टाइम कम कर सकते हो, यहां आप टाइम कम कर सकते हो, इसे मेंटेन रखना है। अगर 6 घंटे भी करने हो, मैं बोलता हूं कि ठीक है 8 घंटे नहीं पढ़ पाते हो, 6 घंटे पढ़ो, यहां 10 घंटे दो, कोई बात नहीं, लेकिन 6 घंटे का रूटीन आपको एज इट इज रखना पड़ेगा, पूरे साल भर रखना पड़ेगा, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये रूटीन कर लिया, मैं बोलता हूं आपको 1 साल के अंदर सिलेक्शन आपकी कोई नहीं रोक सकता। खाना पीना, घूमना, मूवी देखना, यहां तो ऐसे भी आप टाइम कम ही करते हो, सोते तो आजकल बच्चे कब सोते हैं? आज इतने 8 घंटे तो कोई भी नहीं सोता। शाम को 12 बजे तक फोन देखे रहते हैं और सुबह उठ जाते 6 बजे, घर वाले उठा देते हैं। 4-5 घंटे की नींद होती है, 6 घंटे की नींद होती है, एफिशिएंसी कम होती है। पढ़ लो। याद करने की सिमरन क्षमता हमेशा खत्म होती है अगर आपकी नींद पूरी नहीं है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। ये टाइम टेबल है, रूटीन फिक्स कर लो। बहुत टाइम है, बर्बाद करने के लिए भी बहुत टाइम है, काम करने के लिए भी बहुत टाइम है। 24 घंटे बहुत होते हैं। तो आज की क्लास का मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि जो एचएस के एग्जाम होते हैं, एचएस के एग्जाम में आप क्या करवाते हो, कैसे पढ़ते हो, उसके विषय में बताना, साथ में स्ट्रेटेजी बताना कि कैसे करना है। ठीक है, तो इन चीजों के विषय में बताना आज मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। और अब कल से लेकर हम अगली क्लास में आप शुरू करते हैं कि पढ़ाई और अपने सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, अपने विषय के हिसाब से चलेंगे। और प्लीज मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप कमेंट करके मुझे वाही दे सकते हो, अगर बुरी लगे तो कोई नहीं, कमेंट कर देना, लाइक कर देना प्लीज, ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए जो है वो प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।